अध्याय 44। जब भी आपके पास खाली समय होता है तो आप हमेशा महामहिम के पास जाते हैं। मुझे यकीन है कि महामहिम हमारी राजकुमारी से प्यार करते हैं क्योंकि वह उनका स्नेह लौटाती हैं। मैं भी राजकुमारी से प्यार करना चाहता हूँ। मुझे महामहिम से बहुत ईर्ष्या हो रही है। कितना प्यारा। मैंने चुपचाप पलकें झपकाईं और नौकरानियों को आपस में बातें करते हुए देखा। उनकी प्रतिक्रियाओं से मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन सभी को अपनी हथेलियों पर नचाया है। मेरे चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान खिल गई। क्या तुम इतने खुश हो? लूसियाना ने निराशा से आह भरी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे प्यार किया जाना नापसंद हो। खैर, मुझे लगता है कि यह सच है। फिर भी हजारों प्रशंसकों की प्रशंसा के बजाय मैंने उस व्यक्ति का प्यार पाना अधिक पसंद किया जिसे मैं सबसे अधिक पसंद करता था। चलो पिताजी से मिलने चलें, मैंने घोषणा की। जब तक मैं उसे दिन में 3 बार नहीं देखता, ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं जीवन ठीक से जी रहा हूँ। हालांकि उसने फिर से आह भरी। लुसियाना कर्तव्यनिष्ठा से मेरे पीछे पीछे चली। मुझे राजकुमारी का ताज पहनाए हुए अभी 1 महीने से अधिक समय हुआ था और मैं जल्दी ही एक दिनचर्या में शामिल हो गई थी। नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना मैं भोजन साझा करने के लिए सम्राट से मिलने जाऊंगा। क्या तुम सचमुच सम्राट को इतना पसंद करते हो? क्या आप उत्सुक हैं, लूसी? हालांकि मैं पहले ही लाखों बार प्रश्न का उत्तर दे चुका था, फिर भी ऐसा लगता था कि उसे अभी भी संदेह था। लूसियाना ने कंधे उचकाए और कहा, क्या जिज्ञासु होना बेहतर नहीं है? ये है। जरूरी नहीं कि मैं सहमत हूँ, बल्कि मुझे समझ नहीं आया कि वह मिल्टियड्स के प्रति मेरे प्यार से क्यों संतुष्ट नहीं थी। क्या ये स्पष्ट नहीं था कि कोई भी उसे देखते ही प्यार में पड़ जाएगा? उसके बारे में सोचकर ही मैं संतोष से भर जाता था। एक दिन में केवल 24 घंटे ही क्यों होते हैं? मैं पूरे दिन उसके बगल में रहना चाहता हूँ और उसके जैसी ही हवा में सांस लेना चाहता हूँ। तुम्हारी विकृति दिख रही है। मुझे पता है, मैंने आह भरी। इसीलिए मैंने पहले से ही उसे दिन में केवल 3 बार खोजने की सीमा स्वयं निर्धारित कर ली है। लूसियाना ने सोचा, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि वह अभिभावक है या आप उसके हैं। मैं उसके गहन अवलोकन पर मुस्कुराया। लेकिन लूसी, क्या आज महल का माहौल कुछ अजीब नहीं है? मैंने पूछ लिया। जब हम प्रशिक्षण मैदान से गुजरे तो मुझे निश्चित रूप से एक बदलाव महसूस हुआ। एक महारानी को लाने की सारी चर्चा कुछ समय के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह फिर से शुरू हो गई है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि अगली महारानी कौन होगी, लेकिन जब महल में व्यस्तता होती थी तो मुझे ये नापसंद था। मैं अभी भी निश्चित नहीं था कि हत्या का प्रयास होगा या नहीं। अपनी युवावस्था के बाद से मिल्टियड्स को पहले ही हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा था और वह इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं था। फिर भी मैं परेशान था क्योंकि उसके प्रयास के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं था। उपन्यास में घटना से लाभान्वित होने वाले एकमात्र लोग प्रिसिला और ड्यूक रेवेनहुक थे। असल में उसे स्क्रैप करें। केवल ड्यूक रेवेनहुक के पास वास्तव में हासिल करने के लिए कुछ था। मैंने पहले कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब यह मेरे दिमाग पर हावी हो रहा था। यह अजीब था कि ड्यूक रेवेनहुक ने प्रिसिला को उपचार में सहायता करने की अनुमति दी थी। उस समय, चूंकि उन्हें मिल्टियड्स की मृत्यु की आशा थी, क्या उनकी जान लेने की कोशिश सिर्फ हमला करने के मकसद से की गई थी, मारने के लिए नहीं? यह एक संभावना हो सकती है। उपन्यास में आगामी अराजकता में भारी संख्या में लोग मारे गए और कुलीनवर्थ ड्यूक रेवेनहुक के अपवाद के साथ के अधिकारी कमजोर हो गए थे। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक पीड़ा हुई वह थी ग्रैंड डचेस नोइक्रोम। ग्रैंड ड्यूक उत्तराधिकार की कतार में प्रथम थी, इसलिए सभी ने उन्हें सिंहासन पर कब्जा करने की साजिश में हमले का मास्टरमाइंड माना। हालांकि तार्किक रूप से सोचने पर उसके अपराधी होने की संभावना कम थी। जब वह हमेशा उत्तर में रहती थी और साल में केवल 1 या 2 बार ही राजधानी आती थी, तो वह एक हत्यारे को क्यों भेजेगी? इसकी कहीं अधिक संभावना थी कि उसे फंसाया गया था, लेकिन किसके द्वारा? तुम मुझे कब तक इंतजार करवाओगे? एक तेज आवाज ने हवा को छेद दिया, मुझे अपने विचारों से बाहर कर दिया।
लूसियाना और मैं उस आवाज़ की दिशा की ओर मुड़ गए जो बगीचे की भूल भुलैया में कहीं से आ रही थी। किसने अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत की यह पवित्र महल? वह। लूसियाना ने मुंह बनाया, लेकिन मैंने तुरंत उसे चुप करा दिया और ध्यान से सुनने लगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे और दें। तुम्हें और दो। मैंने तुम्हारी बात सुनी, और अब हम इस पूरी गड़बड़ी में हैं। लेकिन मौका ही नहीं मिला। मुझे बहाने की ज़रूरत नहीं है। झाड़ियों को सावधानी से अलग करते हुए, मैंने सामने आने वाली स्थिति पर नज़र रखी। एक उत्तेजित नीले बालों वाली महिला एक दूसरी महिला को परेशान कर रही थी। किसी तरह, दूसरी पार्टी परिचित लग रही थी। मैंने उसे पहले कहाँ देखा था? ऐसा लगता है कि आप अब अपना स्थान भूल गए हैं क्योंकि आप कुछ समय से महल में हैं, लेकिन अपनी स्थिति याद रखें। आप इस तरह मेरी दयालुता का बदला कैसे चुका सकते हैं? क्रोधित महिला ने अपने बाल पीछे खींचे और चिल्लाते हुए कहा, जितनी देर तक तुम इसे टालोगे, ये तुम्हारे लिए उतना ही बुरा होगा। इसे ध्यान में रखो। लूसियाना ने मेरी ओर अपना सिर हिलाकर मुझे जासूसी बंद करने का संकेत दिया, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैंने दूसरी महिला पर ध्यान केंद्रित किया और जब मुझे उसकी पहचान का एहसास हुआ तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ये हेलेन थी। हेलेन उसके साथ क्यों थी? वह उस दिन बहुत शालीन और प्रतिष्ठित थी, लेकिन अब वह वहां खड़ी थी और अपना सिर उठाने में असमर्थ थी। नीले बालों वाली महिला ने आगे कहा, मत भूलो, तुम्हारी और तुम्हारे भाई बहन की जिंदगी मेरे हाथों में है। ऐसा लग रहा था मानो हेलेन को धमकी दी जा रही हो। हाँ मिस हम्फ। नीले बालों वाली महिला ने बातचीत समाप्त कर दी और अपनी एड़ी पर मुड़ गई। ये लूसियाना की बदौलत ही था कि उसने तेजी से मुझे पकड़ लिया और हमें नज़रों से ओझल कर दिया कि हम छिपकर बातें करते हुए नहीं पकड़े गए। यहाँ तक कि जब लूसियाना ने मुझे घूर कर देखा, तब भी मेरे मन में कोई दोषी विवेक नहीं था। क्या आप जानते हैं कि नीले बालों वाली महिला कौन है? मैंने पूछ लिया। वह काउंट जेबस्टियन की बेटी है। उसका नाम ट्रिशा है। आप ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हैं? उसके बारे में कुछ गड़बड़ है, मैंने हमारी पहली बातचीत को याद करते हुए फुसफुसाया। त्रिशा ने उस समय मुझसे कहा था, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आप जानते होंगे। मैंने उस समय इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब ये निश्चित रूप से संदिग्ध लग रहा है। सभी युवतियां मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए महल में दाखिल हुईं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। मैंने सोचा कि वह दूसरों से अभिभूत हो गई होगी, लेकिन सचमुच ये संदेहास्पद है। मैंने बुदबुदाया। क्या है? मुझे कुछ गंध आ रही है। एक गंध? कौन सी गंध? कुछ चल रहा है। मुझे अंदाजा हो गया था कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे ये याद आने में देर नहीं लगी कि हेलेन का नाम इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। जब मैं प्रशिक्षण मैदान में पहुंचा, तो मिल्टियट्स एक संघर्षपूर्ण मैच के बीच में था। मैं एक बार फिर ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह अपनी तलवार को कितना आकर्षक ढंग से घुमा रहा था। मैं इसे एक तस्वीर में यादगार बनाना चाहता था, और इस तथ्य पर चुपचाप शोक मनाता था कि इस दुनिया में कैमरों का आविष्कार नहीं हुआ था। आप आ गई, राजकुमारी कैलियन ने अभिवादन किया। वह कौन है, कैलियन? मैंने मिल्टियट्स के सामने चमचमाते चांदी के बालों वाले युवक की ओर इशारा करते हुए पूछा। आह, वह हनोक है। हनोक? वह लगभग 17 या 18 साल का लग रहा था। उसकी युवा सुंदरता उसे एक अनोखा आकर्षण देती थी। अजीब बात है, ये पहली बार था जब मैंने उसका नाम सुना। वह अब विलुप्त हो चुकी कलिता जनजाति का अंतिम वंशज है। कलिता जनजाति? उत्तरी साम्राज्य में कई छोटी छोटी जनजातियां थीं। जबकि अत्यधिक जलवायु और ऊबड़-खाबड़ इलाके ने कई लोगों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका, छोटी जनजातियां जीवित रहने में बेहद कुशल थीं। वह कमजोर दिख सकता है, लेकिन वह काफी प्रतिभाशाली है। उसे 5वें शूरवीर के रूप में नाइट की उपाधि दिए जाने की चर्चा है। इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति उपन्यास में क्यों नहीं आया? हनोक का नाम मेरे लिए अपरिचित था, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इसका उल्लेख पहले कहीं सुना था। सहज रूप से, मुझे एहसास हुआ कि यदि उसका नाम कभी सामने नहीं आया, तो वह मर गया होगा। मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि मूल कथानक कितना निराशाजनक था। अमेल,
मैं सोच में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि स्पा खत्म हो गया है। ऐसा तब तक नहीं था जब तक कि मिल्टियड्स ने मुझे पुकारा नहीं था। जब वह आगे बढ़ रहा था तब मैंने ध्यान आकर्षित किया। पापा! मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसने मुझे गले लगाया और कहा, मेरे पसीने से बदबू आ सकती है। मुझे कुछ भी गंध नहीं आ रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। इस तरह हिलने के बाद भी मिल्टियड्स पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी, जिससे मुझे मिश्रित भावनाएं मिली। मिल्टियड्स ने मेरा ध्यान खींच लिया था, लेकिन अब मैंने हनोक की तलाश में चारों ओर नजर दौड़ाई। मुझे उससे परिचय होने की आशा थी, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था। लड़का निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ा। क्या नाश्ते का समय हो चुका है? मिल्टियड्स ने पूछा। हाँ, ये तुम्हारे साथ मेरे नाश्ते का समय है। चलो फिर चलते हैं। मिल्टियड्स ने मुझे अपनी बाहों में लेकर अपने कार्यालय की ओर चलते हुए कहा। प्रशिक्षण मैदान में शूरवीरों और महल में नौकरों ने तुरंत अपना सिर झुका लिया, लेकिन वे अपने चेहरे पर सदमे को छिपा नहीं सके। अचानक एक सुनहरे बालों वाली सुंदरी मिल्टियड्स के पास आई और चिल्लाई, महामहिम। जब मिल्टियड्स ने हेलेन को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। तुम यहाँ क्यों हो? उसने मांग की। मुझे आपको कुछ बताना है। हेलेन बोलते समय कांप रही थी, और उसके व्यवहार ने मुझे उससे भी अधिक घबराया हुआ महसूस कराया। मैं ठीक हूँ, जाकर उससे बात करो, मैंने मिल्टियड्स को आश्वस्त किया। जब मैंने उससे जाने का आग्रह किया तो मिल्टियड्स ने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई। उसने हेलेन की ओर मुड़कर कहा, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन महामहिम। हताश हेलेन ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन कैलियन ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। वह इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही थी? क्या ये पहले से नीले बालों वाली महिला के व्याख्यान के कारण था? आपके दिमाग में क्या है? मिल्टियड्स की धीमी आवाज ने मुझे स्तब्धता से जगाया। मैं सोच रहा था कि तुम इतनी अच्छी कैसे दिखती हो। जब उसने चुपचाप मेरी ओर देखा, तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि वह महिला कितनी सुंदर है। क्या वह भी मेरी माँ के लिए उम्मीदवारों में से एक है? अपनी माँ के लिए उम्मीदवार? मिल्टियड्स की आवाज कुछ स्तर गिर गई। हाँ, मैंने सुना है कि आप अगली महारानी का चयन करने जा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे एक माँ मिलेगी? ये ठीक है, पिताजी। मुझे सब पता है। बूम! टकरा जाना। अचानक शोर ने मुझे चौंका दिया, और मैंने मिल्टियड्स को कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा कि मैंने हमारे पीछे लाइटिंग को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा है। तुम्हारे पास कोई नई माँ नहीं होगी, मिल्टियड्स ने सख्ती से कहा, जैसे कि मेरे दिमाग से ऐसे किसी भी विचार को निकाल देना चाहता हो। कभी कोई नई माँ नहीं होगी। कहानी खत्म। अलविदा।